तो आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही मशहूर कहानी शतरंज के खिलाड़ी की। ये कहानी हमें ले चलती है साल 1856 के लखनऊ में। सोचिए, एक ऐसा शहर जो अपनी रंगीनियों में, अपनी विलासिता में पूरी तरह डूबा हुआ है और इसे खबर तक नहीं कि वो पतन की दहलीज पर खड़ा है। अब देखिए, कहानी की जो असल खूबसूरती है वो यहीं से शुरू होती है। यहाँ एक नहीं बल्कि दो बादशाह दांव पर लगे हैं। एक तो है शतरंज का बादशाह जो बस एक मोहरा है, और दूसरा है अवध का असली नवाब वाजिद अली शाह। तो एक तरफ एक छोटा सा खेल चल रहा है और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी सल्तनत का भविष्य तय हो रहा है। तो ये खेल और ये सल्तनत दोनों की कहानी चलती है साथ साथ। उस दौर का लखनऊ यानी नवाब वाजिद अली शाह का लखनऊ विलासिता में सराबोर था। मतलब छोटे बड़े अमीर गरीब हर कोई अपनी ही धुन में मगन था। नाच गाना, शायरी, पतंगबाजी, बस यही सब चल रहा था। ऐसा लगता था मानो शहर के बाहर क्या हो रहा है इससे किसी को कोई लेना देना ही नहीं। और इसी रंगीन बेफिक्र माहौल के बीच हमारे सामने आते हैं कहानी के दो मुख्य किरदार, मिर्ज़ा सज्जाद अली और मीर रोशन अली। दोनों पुराने जागीरदार हैं, मतलब पैसे वैसे की कोई फिक्र नहीं, खानदानी रईस हैं। और इन दोनों की जिंदगी का बस एक ही मकसद है, एक ही जुनून है, और वो है शतरंज। खिलाड़ियों का जुनून, अब ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कोई शौक नहीं था, ये एक नशा था। उनके लिए शतरंज बस एक खेल नहीं रह गया था, वो उनकी पूरी दुनिया बन चुका था। एक ऐसी दुनिया जो बस उन 64 चौखानों में सिमट कर रह गई थी। और इस जुनून का असर उनके घरों पर भी पड़ रहा था। एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। मिर्ज़ा की बेगम, जो उनके इस खेल से तंग आ चुकी थीं, एक दिन सिरदर्द का बहाना करती हैं, सिर्फ इसलिए कि मिर्ज़ा खेल छोड़कर उन पर ध्यान दे। लेकिन मिर्ज़ा का ध्यान तो कहीं और ही था। वो झल्ला कर कहते हैं, क्या दम लबू पर है, ज़रा सब्र नहीं होता? सोचिए, अब इस पर बेगम का जो गुस्सा है वो इस एक लाइन में झलकता है, तुम्हें निगोड़ी शतरंज जितनी प्यारी है, चाहे कोई मर ही जाए पर उठने का नाम नहीं लेते। तो बस एक दिन मिर्ज़ा की बेगम के सब्र का बांध टूट ही गया। वो गुस्से में दीवान खाने में गईं, शतरंज की बिसात उठाई और मोहरे बाहर गली में फेंक दिए, और तो और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। तो एक तरह से उन्हें अपने ही घर से निकाल दिया गया। लेकिन खेल फिर भी नहीं रुका। ये जुनून उन्हें कैसे धीरे धीरे समाज से काट रहा था, ये देखिए। पहले मिर्ज़ा के घर से निकाले गए तो दोनों मीर साहब के घर पहुंच गए, लेकिन वहां भी घर वाले, नौकर चाकर, सबका आना जाना लगा रहता था। खेल में खलल पड़ता था। तो आखिरकार तंग आकर उन्होंने एक ऐसी जगह ढूंढी जहां कोई ना हो। शहर के बाहर एक पुरानी वीरान मस्जिद। अब वो दुनिया से पूरी तरह कट चुके थे। बाहर की दुनिया। चलिए अब जरा उन 64 खानों से बाहर निकल कर देखते हैं कि असल दुनिया में यानी अवध में क्या चल रहा था। ये विडंबना देखिए, एक तरफ ये दोनों खिलाड़ी अपने कागज के बादशाह को बचाने के लिए पूरी जान लगा रहे थे, और दूसरी तरफ उनकी असली सल्तनत, उनका असली बादशाह बिखर रहा था। उस वक्त अवध की हालत बहुत खराब थी। प्रशासन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी तरह से चौपट हो चुका था। किसानों को दिन दहाड़े लूटा जा रहा था, कोई सुनने वाला नहीं था। राज्य का खजाना, वो तो बस नाच गानों और शान शौकत पर लुट रहा था। और ऊपर से ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्ज, वो बढ़ता ही जा रहा था। और खुद नवाब साहब, वो तो अपनी ही रंगीन दुनिया में खोए हुए थे। और इसी पूरे अफरा तफरी और अराजकता के बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी चाल चल रही थी। उनकी फौजें धीरे धीरे लखनऊ की तरफ बढ़ रही थीं। अवध की किस्मत का फैसला तो जैसे हो ही चुका था, बस किसी को इसकी फिक्र नहीं थी। आखिरी चालें। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां ये दोनों दुनियाएं टकराती हैं। एक तरफ इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना घट रही है और दूसरी तरफ इन दोनों का ये छोटा सा मामूली सा खेल चल रहा है, और ये टकराव वाकई बहुत मार्मिक है। तो अपनी उसी वीरान मस्जिद में बैठे बैठे मिर्ज़ा और मीर देखते हैं कि अंग्रेज़ों की फौज शहर की तरफ बढ़ रही है। सोचिए, पूरा का पूरा इतिहास उनकी आंखों के सामने से गुजर रहा है। ये देखकर मीर जरा घबराते हैं, कहते हैं, अरे अंग्रेजी फौज आ रही है। और मिर्ज़ा का जवाब, उनका जवाब इस कहानी का सार है। वो कहते हैं, आने दीजिए, किश्त बचाइए, ये लीजिए शाह। मतलब फौज आ रही है तो आए, उनका खेल नहीं बिगड़ना चाहिए। और फिर वही होता है जिसका डर था। कुछ ही घंटों के अंदर नवाब वाजिद अली शाह को बिना एक भी गोली चलाए, बिना किसी लड़ाई के बंदी बना लिया जाता है। खून की एक बूंद तक नहीं बहती। प्रेमचंद अपनी कहानी में लिखते हैं
कि ये कोई वीरता नहीं थी, ये वो कायरपन था जिस पर बड़े से बड़ा कायर भी आंसू बहाए। जब इन दोनों तक की खबर पहुंचती है तो मिर्जा अफसोस जताते हुए कहते हैं, हाय जालिमों ने हमारे नवाब को कैद कर लिया। और मीर का जवाब सुनिए, वो कहते हैं, होगा, ये लीजिए शाह। मतलब अपने बादशाह के पकड़े जाने से ज्यादा जरूरी उनकी अपनी अगली चाल है। शाह और मात। अब हम कहानी के उस अंजाम पर पहुंचते हैं जो जितना दुखद है उतना ही विडंबना से भरा हुआ। ये वो अंजाम है जहां उनका ये जुनून, ये नशा आखिरकार उन्हीं को खत्म कर देता है। सोचिए, उनका राज्य जा चुका है, उनका बादशाह कैदी है, और ये दोनों किस बात पर लड़ रहे हैं? एक छोटी सी बेमतलब की चाल पर, एक मामूली से मोहरे को लेकर दोनों में बहस शुरू हो जाती है। और ये बहस खेल के नियमों से शुरू होकर देखते ही देखते खानदानी इज्जत पर आ जाती है। एक कहता है, आप क्या जाने, तुम्हारे अब्बा जान तो घास छीलते होंगे। दूसरा पलटकर जवाब देता है, और तुम्हारे बावर्ची खाने में काम करते करते उम्र गुजार दी। प्रेमचंद यहाँ एक बहुत जरूरी बात कहते हैं। ये दोनों ऐशो आराम में डूबे थे, लेकिन कायर नहीं थे। मतलब उनमें अपनी जाती बहादुरी की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस राजनीतिक कर्तव्य की, एक नागरिक होने की जिम्मेदारी की। और नतीजा, जो तलवारें अपने नवाब, अपने राज्य के लिए म्यान से बाहर नहीं निकली, वो अब एक दूसरे के खिलाफ निकल आईं। और यहीं पर कहानी की सबसे बड़ी, सबसे चुभने वाली विडंबना सामने आती है। प्रेमचंद के ही शब्दों में, अपने बादशाह के लिए उनकी आंखों से एक बूंद आंसू ना निकला, पर शतरंज के वजीर की हिफाजत में दोनों ने अपनी जानें दे दी। समाज की इस बेफिक्री और उदासीनता पर प्रेमचंद की ये चोट इतनी गहरी थी, इतनी असरदार थी कि 1977 में महान फिल्मकार सत्यजीत रे ने इस पर एक शानदार फिल्म भी बनाई, और वो फिल्म आज भी एक क्लासिक मानी जाती है। तो हाँ, ये कहानी एक गुजरे हुए ज़माने की है, लेकिन जो सवाल ये खड़ा करती है वो आज भी उतना ही मौजू है कि जब असल दुनिया में हमारे चारों तरफ बड़े बड़े खतरे मंडरा रहे होते हैं, तो क्या हम भी कहीं अपने छोटे छोटे निजी खेलों में ही तो नहीं उलझे रह जाते?